हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का वीडियो नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आपने प्रोडक्ट तो सुना होगा, अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये डॉट क्यों लग गया आगे, तो समझते हैं बच्चों, ये सारी चीजों को समझते हैं। मैथ्स में जैसे आपने पढ़ा होगा 7 into 8, ये क्या है, प्रोडक्ट है, 7 और 8 का प्रोडक्ट है। इसका आंसर कितना है बच्चों, 56। ठीक है, 7.8, इसका भी 56 होता है मैथ्स में। मैथ्स में आपने देखा होगा ये डॉट और ये क्रॉस। तो बच्चों जब हम वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। ये प्रोडक्ट हो रहा है 7 और 8 का प्रोडक्ट हो रहा है 56, 7 और 8 का प्रोडक्ट हो रहा है 56। ठीक है, जब मैथ्स में कर रहे थे वैल्यूज का प्रोडक्ट कर रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस एंड डॉट, तो पता चला मैथ्स में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, लेकिन जब यही चीज हमने वेक्टर के साथ की, जब यही चीज हमने वेक्टर के साथ की, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो बात कुछ अलग हो गई, दोनों के रिजल्ट डिफरेंट हो गए। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। बेसिकली आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, और उससे बहुत सारी रिलेटेड चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, हेडिंग लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब बच्चों किसी भी वेक्टर को सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर के साथ तो क्या होता है। जैसे कोई वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए इंटू कोई एक स्केलर क्वांटिटी ले लेता हूं मैं 20, तो इसका वैल्यू आएगा बच्चों 20a। ठीक है, इसका मतलब है कि स्केलर के साथ हम जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आता है बच्चों वो भी वेक्टर ही होता है। दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर। ये बात समझ में आई। जैसे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, आपने पढ़ा होगा। अब ये बच्चों फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो यहां पे ये वेक्टर है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो जब स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया वेक्टर। जब स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो रिजल्ट एक वेक्टर आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चों ये तो बात हुई वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन की। अब अगर हम वेक्टर इंटू वेक्टर कर दें, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किसी दूसरे वेक्टर से कर दें तो क्या होगा। तो इसमें दो बात आती है बच्चों, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब समझाता हूं दोनों को। डॉट प्रोडक्ट को बच्चों स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसका मतलब है बच्चों कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आता है वैल्यू। वैल्यू जो आता है एक वैल्यू आएगी, वैल्यू उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर होगा, रिजल्ट जो होगा वो स्केलर होगा। लेकिन जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर आता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे इसका एग्जांपल है, सपोज ए कोई वेक्टर है, बी वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लिया गया, तो ये जो है बच्चों ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ए डॉट बी, ए डॉट बी। ये प्रोडक्ट कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा एक वैल्यू जो स्केलर क्वांटिटी है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब आप ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, अब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट कौन सा कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, सपोज कोई वेक्टर ही आएगा, जैसे सी कोई वेक्टर आया,
तो ये वेक्टर होगा, यहां पे स्केलर हो रहा है, यहां पे वेक्टर होगा। समझ में आया? जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आएगा और जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में इसी को पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है? चलो मिटाता हूं इसको। हेडिंग लगा लो, डॉट प्रोडक्ट। अब बच्चों सपोज आपको दिया हुआ है दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा क्या है? मैंने बताया था बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है? जो स्मॉलेस्ट हो और जब टेल से टेल मिला हो। देखो ये टेल से टेल मिला हुआ है, बी का टेल और ए का टेल मिला हुआ है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है? अब निकालना है हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ये निकालना है। ये डॉट है, दिख रहा है आपको? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पे देखो, मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, और इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे एक वैल्यू आती है, दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज स्केलर, ठीक है? तो बच्चों ये देखो, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं और टेल से टेल मिला हुआ, तो कॉस थीटा क्या होगा? एक वैल्यू होगी। तो ये सब तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? एक वैल्यू आएगी। तो ए डॉट बी जो होगा बच्चों वो एक वैल्यू होती है, और दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक वैल्यू आती है, ठीक है बच्चों? यहां तक समझ में आया? अब समझते हैं कि इसके साथ क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो लिख लो इंपॉर्टेंट केसेस। जब बच्चों थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, इन दोनों के बीच का एंगल, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 180 डिग्री हो, और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या थीटा यहां ग्रेटर देन 90 लिखा हो, इसका मतलब क्या आप इसको लगा सकते हो कि थीटा जो है 180 से ज्यादा हो? ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था बच्चों कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, और जब टेल से टेल मिला हुआ हो, तो स्मॉलेस्ट एंगल जब ये बी ऐसे होगा, इस तरफ होगा, तो आप सबसे स्मॉलेस्ट एंगल लोगे, ये वाला एंगल ले लोगे। जब बी ऐसे होगा, ऐसे देखो, ए ऐसे है और ये बी ऐसे नहीं होके ऐसे है, तो कौन सा एंगल लोगे? ये लोगे, ये नहीं लोगे। समझ में आ रही है बात? तो थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 180, ठीक है? अब देखते हैं इन केसेस में क्या होगा बच्चों। तो थीटा जब 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? इसको फील लेते हैं कि जब ए भी इसी डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, सपोज दिस इज बी, ये ए हो गया और दिस इज बी वेक्टर, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री होगा बच्चों, तो यहां cos 0 कितना होगा? 1, तो ये मॉड ए हो गया और दिस इज बी, तो ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा, यहां सारे वैल्यूज आ रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, जब थीटा 0 हो तो ए बी हो जाएगा। कैसे होगा? थीटा 0 इज 1, cos 0 इज 1, सो ए इंटू बी यहां पे हो गया, ठीक है बच्चों? ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है। जब थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा जब इस टर्म में, तो ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू इज 0। अब देखो यहां पे समझना है, इसको फील लेना है कि ए ऐसे है और बी ऐसे है, ए ऐसे है और बी ऐसे है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। अब बच्चों आपसे कहा जाता है
कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, कैसे पता करोगे? तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए डॉट बी जो होगा उसका जीरो होगा, ए डॉट बी उसका जीरो होगा। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन और इस कंसेप्ट को बार बार आपके फिजिक्स में आगे वाले चैप्टर्स में आने वाले हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों। एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। समझ में आई मेरी बात? जब थीटा 180 डिग्री है तो कॉस 180 कर दो तो इसकी वैल्यू आएगी, ये -1 हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी। अब देखो ये बच्चों, यहां से पता चल रहा है कि पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब थीटा 0 डिग्री होगा। नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम इन नेगेटिव जब थीटा 180 डिग्री होगा। ये मत समझना माइनस ए बी को, ये मत समझना कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा एक वैल्यू आती है, एक वैल्यू आती है, दिस इज वैल्यू, दिस इज वैल्यू। ये मत सोचना कि माइनस ए बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या वेक्टर है? नहीं, ये क्या है? एक वैल्यू है, ये वैल्यू में माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो नेगेटिव वैल्यू आएगी तब आएगी जब थीटा 180 होगा। तो इसका फील लेते हैं, ये हुआ वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। तो बच्चों नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब थीटा 180 है और ऐसा दिख रहा होगा अपोजिट, वेक्टर ए और वेक्टर बी। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जीरो वाला केस तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे। थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल हो गया बच्चों। जब भी एक्यूट एंगल होगा तो कॉस लेस देन 90, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। कैसे? देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, फिर बता रहा हूं। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेस देन 90 तो कॉस इज पॉजिटिव। तो यहां वैल्यू, ये मॉड क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चों। ये भी पॉजिटिव क्योंकि मॉड है, मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी जो होगी पॉजिटिव होगी। तो ये तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहां वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ग्रेटर देन 90, इसका मतलब है बच्चों कि ये ऐसा बोल रहा है थीटा इज लेस देन, इक्वल टू हटा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू वाला केस हमने देख लिया यहां पे, बट इक्वल टू के केस में भी नेगेटिव आता है, और 90 से ज्यादा और 180 से कम, मतलब इस क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहां पे कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यहां पे। किस केस में? जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 बोल रहा हूं क्योंकि होना ही है, क्योंकि एंगल जो होता है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। तो यहां पे बच्चों वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? तो ये स्पेशल केसेस है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो और अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो नोट करो, फिर मैं मिटा रहा हूं बच्चों। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो कुछ स्पेशल रूल फॉलो करते हैं, लॉ फॉलो करते हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। कैसे समझते हैं इसको? दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। बीच का एंगल थीटा है,
अब बच्चों ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा कौन सा लोगे, ए और बी के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, और ताल से ताल मिला होना चाहिए क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल लेते हैं। तो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे भी वही रहेगी जो बी और ए के बीच में रहेगी। ए और बी के बीच का जो एंगल रहेगा वही बी और ए के बीच का एंगल होगा। बहुत सारे टीचर्स को ऐसा समझा देते हैं बच्चों की एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज वो लेते हैं, जैसे ए डॉट बी कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ, और बी डॉट ए कर रहे हैं तो बी से ए की तरफ, तो 360 माइनस थीटा कर देते हैं। बताता हूं दूसरे टीचर क्या समझाते हैं उसको, पहले ये समझ लो सही तरीका, फिर जो गलत तरीका है वो भी बताता हूं मैं कि क्या है। तो बच्चों ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां पे सेम है क्योंकि बी और ए के बीच का जो एंगल होगा वही ए और बी के बीच का एंगल होगा। यहां कौन सा एंगल लेते हैं, वही एंगल लेते हैं जो ए और बी के बीच का है, ठीक है। तो देखो सेम है, तो हम कह सकते हैं ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अब जो मैं बता रहा था बच्चों की टीचर जो समझाते हैं उस चीज को यहां पे देख लेते हैं। वो बोलते हैं बच्चों कि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लेना है फ्रॉम ए से बी। जब ए डॉट बी कर रहे हैं तो ए से बी के बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो यहां पे लिया थीटा। अब बी डॉट ए करेंगे तो बी से ए के बीच में एंटी क्लॉकवाइज ये, सो दिस इज 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां लिख दो cos 360 माइनस थीटा। तो ये हो गया बच्चों b cos थीटा। 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये a डॉट बी और b डॉट ए जो होगा सेम होगा। बच्चों इस तरह से आप बिल्कुल मत सीखना, ठीक है। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि a और b के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा हम लेते हैं, कोई एंटी क्लॉकवाइज नहीं, कोई क्लॉकवाइज नहीं। ए और बी के बीच का एंगल लेते हैं, और दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है, जो टेल से टेल जब मिला हो, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट एंगल, यही होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां देखो टेल से टेल मिला हुआ भी है और स्मॉलेस्ट एंगल यही है, थीटा है। तो इन दोनों केस में थीटा जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। दोनों के केस के बीच में थीटा जो होगा वो एक ही होगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो आप इसको फॉलो नहीं करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे, आप फॉलो करोगे कि ए और बी के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाता है, ए और बी के बीच का एंगल लिया जाता है, वो थीटा जो होता है टेल से टेल जब मिला होता है और स्मॉलेस्ट एंगल होता है, ठीक है। थीटा का कंडीशन एक ही है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो टेल से टेल मिला देते हैं और थीटा जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये थीटा ही होगा ए डॉट बी में, और बी डॉट ए के लिए भी यही थीटा होगा, 360 माइनस थीटा नहीं लोगे। ये हो गया बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, अगर ऐसा करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी होता है, ठीक है। या फिर और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डॉट सी प्लस डी, ऐसे कर दो। तो इसको लिख सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो ए सी से, ए डॉट सी। अच्छा, इसमें सी डॉट ए लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए डॉट बी कर रहे हैं या बी डॉट ए कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिख दो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए डॉट सी लिख दिया हमने, फिर बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस, अब डी से देखते हैं, ए डॉट डी प्लस बी डॉट डी, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे देखना, इसका यूज करूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ठीक है।
अब बच्चों समझते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर रहेगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ऑर्थोगोनल यूनिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या रिजल्ट आता है वो देखना जरूरी होगा। तो ये आप समझ गए बच्चों, इसको मैं मिटाता हूं। ये बहुत ध्यान देना बच्चों, यहां पे बहुत जगह बताए जाते हैं टीचर्स के थ्रू कि यहां थीटा जो होता है वो 360 माइनस थीटा होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। थीटा जो होता है ए और बी के बीच का एंगल होता है, और वो एंगल कौन सा होता है जब टेल से टेल मिला होता है और स्मॉलेस्ट एंगल। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, मिटा दो। अब बच्चों हमने सीखा भी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कैसे होता है। अब देखना उसका यूज करेंगे। सपोज कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिया हुआ है वेक्टर, वेक्टर ए जो है कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब बोला कि ए डॉट बी करो, ए डॉट बी करो। पहले हम समझ लेते हैं बच्चों की आई जेड, आई जे एंड के क्या था। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कैसे है बच्चों, ये बोर्ड देख रहे हो, इस प्लेन में एक्स एक्सिस उधर है, वाई एक्सिस किधर है इधर है, इसी प्लेन में बोर्ड के प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस किधर है, इसके परपेंडिकुलर, पिछले क्लास में भी समझाया हो बच्चों कार्टेशियन वाले में, ऐसे है जेड आपके तरफ, आपके तरफ, एक्स उधर, वाई ऊपर एंड जेड आपके तरफ, ठीक है। अब बच्चों आई कैप क्या होता था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आई कैप था। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप, ठीक है। तो बच्चों एक चीज आपको पता है यहां पे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देखो ऐसे, वाई एक्सिस ऊपर, जेड एक्सिस आपके तरफ परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर आपके तरफ और एक्स एक्सिस इधर। तो ये सब जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों, तो क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 0? क्या हम बोल सकते हैं? समझते हैं इसको। तो बच्चों इसको समझने से पहले इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहां लिख लो हेडिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब ये 0 कैसे हुआ बच्चों, इसको समझते हैं। तो हमने अभी समझाया बच्चों कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? यस होंगे, क्योंकि आई कैप जो होता है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में प्लस एक्स होता है, ठीक है। जे कैप प्लस वाई के डायरेक्शन में होता है और के कैप प्लस जेड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आई कैप इंटू जे कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 अभी नहीं निकाल रहा हूं, इसका वैल्यू देखते हैं। मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप कॉस थीटा। अब ये क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर का क्या काम है, केवल डायरेक्शन बताना। तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे 1 1 और cos थीटा मतलब cos 90, ठीक है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो दिस इज 0। अब बच्चों देखते हैं आई कैप इंटू अगर आई कैप हो जाए तो क्या होगा। तो लिख लो यहां पे मैग्नीट्यूड इसका आई कैप का, फिर से मैग्नीट्यूड और cos, इस बार i और i के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा,
तो कॉस 0 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ बच्चों 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, कॉस 0 1। अब बच्चों यहां से पता चला कि i इंटू आई किया तो वैल्यू 1 आ गई, जब i इंटू जे किया तो वैल्यू 0 आ गई। क्यों आ गई 0? क्योंकि सब में कॉस के चलते डिफरेंस आ गया। यहां पे कॉस 90 था जिसने इसको 0 किया, यहां पे कॉस 0 था जिसने 1 किया। ठीक है, तो एक बात तो पता चलती है कि जब हम दो ऑर्थोगोनल सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। कहने का मतलब बच्चों जब आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो 1 आएगी, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो 1 आएगी, जब के कैप डॉट के कैप करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। लेकिन जहां हमने आई के साथ जे का डॉट लिया, जहां हमने आई के साथ के लिया, जे के साथ के लिया, दो डिफरेंट लिया, दो डिफरेंट, आई के साथ किसी और को ले लो, जे के साथ किसी और को ले लो, के साथ किसी और को ले लो, तब जो वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट की वो 0 आएगी। लेकिन जब सेम आई कैप इंटू आई कैप कर रहे हो तो 1 आएगी, जे कैप डॉट जे कैप कर रहे हो तो 1 आएगी, के कैप डॉट के कैप कर रहे हो तो 1 आएगी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 1 आएगी। तो बच्चों ये तो पता चल गया हमें। अब देखो ये कितना आसान हो गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था इससे पहले बच्चों कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो चलो फॉलो कराते हैं इसको। आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, अब एक एक को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ए एक्स से तीनों को कर देते हैं, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप होगा, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्लस इसके साथ इसका ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप प्लस। अच्छा आप बोलोगे बच्चों कि जे कैप डॉट आई कैप क्यों नहीं लिख दिया? तो मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ में पढ़ाया है कि आई कैप डॉट जे कैप लिखो या जे कैप डॉट आई कैप लिखो, दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसलिए कुछ भी लिख सकते हो। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, ए एक्स का हो गया बच्चों ए वाई का, बी एक्स हो जाएगा और जे कैप डॉट आई कैप प्लस इसके साथ करते हैं ए वाई जे कैप डॉट बी वाई लिख दो यहाँ पे जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप के कैप प्लस। अब इसको करते हैं ए जेड बी एक्स आई कैप डॉट के कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप जे कैप प्लस इसको ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब बच्चों मैंने बताया था कि जब दो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होंगे तो उनकी वैल्यू 1 होती है, और जब दो डिफरेंट रहेंगे तो उनकी वैल्यू 0 होती है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आई कैप डॉट आई कैप की ए एक्स डॉट बी एक्स इंटू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ये वाला ये 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये सब 0 वाले हैं। यहां पे देखो j डॉट आई है 0 हो गया, यहां पे देखो j डॉट j है तो ये वाला वैल्यू जो होगा बी वाई ए वाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि j कैप डॉट j कैप 1 होता है, दोनों सेम है। यहां देखो डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहां डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहां डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। यहां देखो सेम है तो ये ऐसे बॉक्स बना लो, ये हो गया ए जेड बी जेड। ये कितना हो गया बच्चों? ए वाई बी वाई। और ये कितना हो गया? ए एक्स बी एक्स।
तो ये तो 0 हो गया, 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 0 हो गया। अब बस ये और ये वैल्यू हमारे पास आई, तो इसको लिख लो बच्चों, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब देखो बच्चों, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट तो हमारे पास आ गया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। सीधा क्या करो, आई से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जे से मल्टीप्लाई, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। के से मल्टीप्लाई, के से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, क्योंकि किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 हो जाएगा वैल्यू, तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आई का आई से मल्टीप्लाई, वाई जे का जे से मल्टीप्लाई, और के का के से मल्टीप्लाई, सीधा। तो आंसर क्या होगा, सीधा यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, ए डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस वाई को, मतलब जे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए वाई बी वाई। अब के को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए जेड बी जेड। देखो सेम आया। तो ट्रिक क्या है बच्चों, कि आई को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, जे को मल्टीप्लाई कर दो, और के को मल्टीप्लाई कर दो। जब भी ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में देगा, सीधा ऐसे कर दो बच्चों, सीधा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको एक्सपैंड करके बताया था कि ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे मिटाता हूं। बच्चों जैसे दिया हुआ आपको वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब बच्चों a डॉट बी निकालते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी। कार्टेशियन फॉर्म में सीधा क्या करते हैं, आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 into 1 हो गया 2, प्लस 3 into 1 हो गया 3, 1 into 1 हो गया, के को जे से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 5। देखो स्केलर वैल्यू आई, केवल न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू है। अब बच्चों अगर मैं बोल दूं कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो कैसे निकालोगे? मैंने एक और फॉर्मूला बताया था बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी तो निकल चुका है मुझे 5, मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए इसका कैसे निकालते हैं बच्चों, बताया था पिछले क्लास में, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इतना कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस 1, 4 प्लस 9 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 14, ठीक है। ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू आई, अंडर रूट 14। बी की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, मॉड ऑफ बी, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 आ गया। दिस इज अंडर रूट 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 5 अपॉन 14 3 जा 42, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट 42, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल लेते हैं। समझ में आया? मिटा रहा हूं। समझते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब अगर ऐसे निकालना हो बच्चों, तो हमारे पास दिया हुआ है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। एग्जाम्पल में ऑलरेडी समझा चुका हूं बच्चों, तो कॉस थीटा यहां से निकाल सकते हो आप। ए डॉट बी क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, जैसे निकला था पिछले बार वैल्यू आई थी,
और ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो ऐसा लिख सकते हैं, यहां से थीटा निकल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस मच। तो ये हो गया बच्चों फॉर्मूला के तौर पे। इसको मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी कि कैसे निकालना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसको समझते हैं बच्चों, इसको फील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। देखो कैसे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा, थीटा। तो बच्चों क्या इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा? यस लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है। अब क्या करो, बी कॉस थीटा को एक साथ ले लो, तो हमने लिख दिया ए बी कॉस थीटा, साथ में ले लिया। ये बी कॉस थीटा है क्या बच्चों? कंपोनेंट वाली बात याद करो मेरी पिछले क्लास की, कि बी का कंपोनेंट ए के अलोंग क्या है, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग क्या है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, दिस इज बी कॉस थीटा है, ये मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा एक वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई होके मैग्नीट्यूड। तो ये जो बी कॉस थीटा है बच्चों, ये बी का कंपोनेंट ए के अलोंग मल्टीप्लाई हो गया ए के मैग्नीट्यूड से। तो ए डॉट बी क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो जैसे ये ब्लॉक है, इसमें फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो एफ, ये एंगल थीटा है, और इस फोर्स को लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, सपोज वो 3 मीटर हुआ, 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया 30 डिग्री एंगल पे, और 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो अब आपसे पूछता है कि वर्क डन कितना हुआ, तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो 5 cos थीटा कितना होगा, 5 cos 30, 5 cos 30 इंटू 3, यहां से बता रहा हूं, 5 cos 30 इंटू 3 कर दिया। अगर डॉट प्रोडक्ट से देखोगे इसको बच्चों, तो मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी कॉस थीटा। ठीक है, मैंने फोर्स का कंपोनेंट किया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट से। यही मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू √3/2 इंटू 3, सो 15 √3 अपॉन 2, इतना जूल ये वर्क किया। तो मैंने क्या किया बच्चों, फोर्स का कंपोनेंट लिया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। बी का कंपोनेंट लिया ए के डायरेक्शन में, देखो ये बी का कंपोनेंट है, ए के डायरेक्शन में लिया और ए से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज बोल रहा हूं यहां पे, फोर्स का कंपोनेंट किया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, यहां क्या किया, बी का कंपोनेंट लिया ए के डायरेक्शन में, यही चीज है। तो आपको क्या करना है, ये डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है बच्चों, कंपोनेंट लेके और जिसके अलोंग कंपोनेंट ले रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, वही होता है डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया बच्चों? तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चों आप मेरे से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि सर आपने बी कॉस थीटा क्यों लिया, आपने ए कॉस थीटा क्यों नहीं लिया? तो ले लो, ए कॉस थीटा मैंने साथ में ले लिया इनटू बी। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि ए का प्रोजेक्शन, अब इसी को बना रहा हूं यहां पे, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन बच्चों, इसका प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग कर देना है। ये थीटा एंगल है तो कर सकते हैं कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ये होगा और ए साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस इज ए साइन थीटा। उसी तरह यहां पे ये बी कॉस थीटा है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये बी साइन थीटा होगा।
होगा, ये ड्रॉप करोगे ऐसे तो हम ऐसा कर सकते हैं, जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है उसके साथ कंपोनेंट ले लेंगे। तो a cos थीटा, मैंने पिछले क्लास में बताया ये चीज, a cos थीटा मैंने कर दिया और b के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। a cos थीटा कर लिया, a का कंपोनेंट b के लॉन्ग और b से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे ये फोर्स वाला 5 न्यूटन आप लगा रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल था 30 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ, ठीक है। ये फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन उस डायरेक्शन में 30 एंगल के, तो निकाल लो वर्क हो जाएगा बच्चों 3 मीटर को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट ले लो फोर्स के लॉन्ग, तो 3 cos 30 डिग्री इंटू 5, तो ये होगा बच्चों 3 इंटू √3/2 cos 30 √3/2 इंटू 5, देखो उतना ही आया 15 √3/2, ठीक है। तो a cos थीटा भी आप ले सकते हो, इसका मतलब है कि a का कंपोनेंट b के लॉन्ग लेके और फिर b के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब a इंटू बी अगर आपसे बोला जाए तो a तो इस डायरेक्शन में, a इंटू बी करना है, तो मतलब a का कंपोनेंट b के लॉन्ग लेके और b के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हुआ बच्चों इसका अंडरस्टैंडिंग कि आखिर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं बच्चों एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंगल ऑफ वेक्टर along कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ये थीटा एंगल यहां से सबटेंड कर रहा है, यहां से अल्फा एंगल कर रहा है, ठीक है। आपको थीटा और अल्फा बताना है, तो यहां से प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे, ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। तो क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल में ये क्या है बच्चों a और ये क्या है ए एक्स, तो cos थीटा क्या होता है b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x अपॉन a, ठीक है। यहां से थीटा की वैल्यू निकल गई ax अपॉन a का cos इनवर्स, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ठीक से लिख देता हूं उसको, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a। उसी तरह ए वाई दिया हुआ है बच्चों, तो आप निकाल सकते हो cos थीटा, यहां पे भी ये ट्रायंगल लो, दिस ट्रायंगल, तो cos अल्फा क्या होगा b/h, तो b क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है ए वाई, h क्या है a, तो यहां से थीटा निकल गया cos इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए। तो इस तरह बच्चों हम थीटा निकाल सकते हैं। जब हमें ए एक्स पता हो, ए वाई पता हो, तो हम एंगल निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है, और जेड एक्सिस का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए है, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k कैप, ठीक है। ऐसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, आप मुझे बताओ। तो इसको सीधा निकालते हैं बच्चों, मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए हमें, तो √1² प्लस 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, सो दिस इज 4, √4 इज 2, ठीक है। ये आ गया बच्चों ए का वैल्यू। अब एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो cos थीटा, cos थीटा कितना है बच्चों ax अपॉन a, तो ax कितना है 1 है, यहां पे देखो 1/2, तो यहां से थीटा आ गया, थीटा इज 60 डिग्री। फिर ये किसके साथ हो गया एक्स एक्सिस के साथ,
फिर y एक्सिस के साथ देखते हैं, यहां पे ए वाई कितना है 1, ए वाई 1 है, ठीक है, तो cos थीटा हो जाएगा ए वाई 1 अपॉन ए, देखो तो बाई 2, यहां से ये भी थीटा आ गया बच्चों 60 डिग्री y एक्सिस के साथ। अब z एक्सिस के साथ देखते हैं, तो cos, अच्छा ये हो गया अल्फा, सॉरी थीटा है ये अल्फा, गामा √2 अपॉन 2, तो बच्चों ये हो गया 1/√2, सो थीटा हो गया बच्चों 45 डिग्री जेड एक्सिस के साथ। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब बच्चों ये तो हुआ बहुत सिंपल, अब एक मेथड बताता हूं जिससे आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, थोड़ा हार्ड वाला मेथड समझते हैं बट कंसेप्चुअल है, समझते हैं उसको। इतना समझ गए बच्चों? ठीक। अब बच्चों समझना ध्यान से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। ये वेक्टर ए है, एक्स किधर है इस तरफ, वाई इधर और जेड आपके तरफ। ए जो है, ए का कंपोनेंट एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, इसका मतलब ये ऐसे है कुछ, ठीक है। अब बच्चों ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा, आई कैप। तो क्या ए और आई कैप के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल होगा ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का, होगा, यस होगा। ये आई कैप है एक्स एक्सिस के अलोंग, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बच्चों थीटा, वही होगा एंगल ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, इन दोनों को कैसे निकालते थे बच्चों, इन दोनों के बीच का थीटा डॉट प्रोडक्ट करके, याद करो। तो वेक्टर ए डॉट आई कैप ले लिया हमने, इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसको निकालते हैं सबसे पहले, यहां पे दिया हुआ है वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है बच्चों, 2 इंटू, अच्छा मॉड ऑफ आई कैप क्या होगा बच्चों, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, यूनिटी 1। कॉस थीटा, अब ये थीटा जो है ये आई कैप और ए के बीच का एंगल है, वही एंगल होगा एक्स एक्सिस और ए के बीच का। तो इसको देखते हैं बच्चों, इसमें क्या करते हैं, आई से आई का मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी जे से जे का के से करते थे डॉट प्रोडक्ट में, तो 1 इंटू 1 हो गया, जे तो है ही नहीं कुछ तो जे को हटा देते हैं, 0 के भी 0, तो 1 हो गया बच्चों ये, इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो यहां से थीटा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज 60 डिग्री। समझ में आया बच्चों? ये सेकेंड मेथड है, दिस इज सेकेंड मेथड। ये देखो कितना आसान सा मेथड है, ए एक्स अपॉन ए कर दिया, ए वाई अपॉन ए कर दिया, ए जेड अपॉन ए कर दिया, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। अगर हमें y के साथ एंगल, y जो है एक्सिस है उसके साथ एंगल निकालना हो, सपोज अल्फा निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम कर देंगे बच्चों ए वेक्टर डॉट जे कैप, जे इधर ही होगा इसके अलोंग, y के अलोंग जे कैप, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई जो कर रहा हूं वो डॉट प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू दिस इंटू जे कैप कॉस थीटा, कॉस अल्फा हो जाएगा, तो वहां से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आप समझ गए, बहुत सिंपल सा है। तो ये हुआ बच्चों कि एंगल ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एंगल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी वेक्टर के अलोंग कैसे लिखा जाता है, इसको समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ वेक्टर,
अब ये क्या है समझते हैं इसको। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूं दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज थीटा एंगल, ठीक है। तो बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग क्या है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो और इसको बोल देते हो बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग बी कॉस थीटा है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी along A is B cos थीटा, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं B cos थीटा को बच्चों ऐसा लिख सकता हूं, B A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। क्या मैं cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, क्या होता है A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस होगा, वही मैंने कर दिया यहां पे। बच्चों ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी। सो बी बी कट गया, तो ये क्या है बच्चों अपॉन ए। अब ये बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या है बच्चों, दिस इज ए कैप, याद आया। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए कैप डॉट बी वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कॉम्यूटेटिव लॉ से बी वेक्टर डॉट ए कैप लिख सकता हूं। तो मैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये भी वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी आएगी, वैल्यू आएगी, वो क्या होगा मैग्नीट्यूड। सो वी बी कॉस थीटा जो है बच्चों उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ बी along ए, component of B along A is B cos theta and the same value we will have this। अब बच्चों इसको समझाता हूं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेक्टर, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर होगा। तो B cos थीटा क्या है, स्केलर है वैल्यू। अब देखो क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ B along A, कंपोनेंट ऑफ B along A is B वेक्टर डॉट A कैप। ये जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन लेना है हमें बस यहां A कैप, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ B along A is B वेक्टर डॉट A कैप, B वेक्टर डॉट A कैप। ये क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, डायरेक्शन बता रहा हूं, एक कैप मतलब डायरेक्शन, ऐसे ही याद करना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब बोलोगे कि सर ये तो स्केलर है वैल्यू, अब मुझे बी वेक्टर को ए के लॉन्ग वेक्टर में लिखना है, तो क्या करें। तो बच्चों इसमें फिर से ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो इन वेक्टर फॉर्म में। इन वेक्टर फॉर्म क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपसे पूछता है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along दिस वेक्टर इज, अब वो वेक्टर दे देगा ऑप्शन में, ये वैल्यू नहीं देगा, ये तो वैल्यू निकल के आएगी ना, डॉट प्रोडक्ट है तो वैल्यू नहीं देगा, वो दे देगा कोई वेक्टर। तो क्या समझोगे, कैसे समझोगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या है कि ये हुआ मैग्नीट्यूड बच्चों, ये मैग्नीट्यूड हुआ बी कॉस थीटा की वैल्यू है, ये बी कॉस थीटा की वैल्यू है। अगर इसमें बी डॉट ए कैप में ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ए कैप क्या है बच्चों, डायरेक्शन along ए है, ए कैप क्या है, डायरेक्शन along ए। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, यही मतलब हुआ ना, कंपोनेंट ऑफ बी along ए किसके डायरेक्शन में, ए के along, ये डायरेक्शन बता रहा है।
ए कैप जो है केवल डायरेक्शन बताने के लिए आता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। बच्चों इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, अलॉन्ग बी वेक्टर ले लो i कैप प्लस j कैप, ठीक है। आपको बताना है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलॉन्ग क्या है, तो निकालो इसको। दिस इज वेक्टर बी, ये दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप। दिस इज वेक्टर ए, ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ये एंगल है थीटा। अब इसका प्रोजेक्शन बी पे निकालना है। कंपोनेंट किसका निकालना है, ए का, तो ये कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो यहां तो थीटा निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं इसको, कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चों ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2i कैप और प्लस 3j कैप, बी का i कैप प्लस j कैप। तो यहां देखो i से i का मल्टीप्लाई करेंगे, j से j का मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो हो जाएगा कितना, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, ये हो गया a डॉट बी का। a का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया a का वैल्यू। b का वैल्यू निकालते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 5 अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों, 5 अपॉन अंडर रूट 26, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों यहां से कॉस इनवर्स ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट 26। अब आप निकाल सकते हो बच्चों a कॉस थीटा, कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो a कॉस थीटा करो, मॉड ऑफ a निकल चुका है हमारा, कितना है, दिस मच, दिस इज मॉड ऑफ a। तो a कॉस थीटा कितना है बच्चों, तो मॉड ऑफ a का वैल्यू है अंडर रूट 13 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 5 अपॉन अंडर रूट 26, तो ये हो गया अंडर रूट 2। सो दिस इज 5 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। ये आ गया क्या, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, अब इसमें डायरेक्शन लगाना है क्योंकि हमें वेक्टर बनाना है इसको, तो बी कैप का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, इसी डायरेक्शन में निकालना है। तो बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। तो बी वेक्टर कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मॉड ऑफ बी कितना है, अंडर रूट 2, ये हो गया बी कैप की वैल्यू। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए कॉस थीटा से, सो ए कॉस थीटा इंटू बी कैप इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। सो ये हो गया बच्चों 5/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, 5/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। ये आ गया बच्चों, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आया। अब जो हमने पिछला प्रूफ किया था उस फॉर्मूला से निकाल लें, तो वो होता है बच्चों ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब ये दोनों तो डॉट प्रोडक्ट है, तो एक वैल्यू निकलेगी, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, इसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। अब उसको वेक्टर बनाना होगा तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं यहां पे क्या आता है। तो बी कैप जो है बच्चों वो निकालना पड़ेगा यहां से, तो बी कैप निकाल लेते हैं पहले। बी कैप आएगा आपको बी वेक्टर जो है और अपॉन मॉड ऑफ बी, तो ये हो गया बच्चों आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मॉड ऑफ बी कितना होगा, मॉड ऑफ बी हमने निकाला यहां अंडर रूट 2,
ये आ गया बी कैप की वैल्यू। अब ए वेक्टर डॉट बी कैप निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख लो 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। ठीक है, अब आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 इंटू 2, ये हो गया आई कैप। ठीक है, और आई जो होता है बच्चों मल्टीप्लाई होकर डॉट में 1 हो जाते हैं। फिर यहां पे देखो, यहां पे 3 इंटू 1/√2, 3 इंटू 1/√2, तो ये हो गया बच्चों 5/√2। ठीक है, इसकी वैल्यू आई। अभी बी कैप से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, तो ये हो गया बच्चों 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। समझ में आया बच्चों? देखो सेम आंसर। ठीक है, इस तरह हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड दिया गया है बच्चों तो दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो दिस इज आंसर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे हम लगा सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस तरह से बच्चों यहां पे डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो दिल लगा के पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।